नमस्कार दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो रेस्ट पे रखे गए चार्जेस के बीच का फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, मास m1 m2। इन मासेस की वजह से लगने वाला फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि होता है g m1 m2 by r²। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे दोनों ही फोर्सेस में। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, Fe इज इक्वल्स टू k q1 q2 by r², जहां q1 q2 दो चार्जेस हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है। k इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वैल्यू होती है g m1 m2 by r²। ये m1 m2 दो मासेस हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है। g यहाँ पे है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि दोनों ही फोर्सेस r² पे इनवर्सली डिपेंड करती हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। ये r क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है। सो दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं या ओबे करती हैं, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। और ग्रेविटेशन के केस में इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है r, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। कहने का मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंसेस कम होंगे इनके बीच के, फोर्स और भी ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। यानी कि दो चार्जेस जब बहुत ही ज्यादा पास रखी होंगी तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा इन कंपैरिजन अगर दो चार्जेस एक दूसरे से फार डिस्टेंस पे रखी हों। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, अगर दो मासेस रखे हैं एक पास कम डिस्टेंस पे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन अगर वही मासेस एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे रखी हैं। सो दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द चार्जेस और मासेस। दूसरी सिमिलैरिटी दोनों ही फोर्सेस में क्या है, हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जिन दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रहा है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जिन दो मैसिव बॉडीज के बीच में लग रहा है ये फोर्स, उन दोनों ही मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उतना ही, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक वैसे ही ये दो मासेस m1 m2, ये दोनों मासेस जितने ज्यादा होंगे या इनका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है इनके बीच में, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। नाउ सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो इन दो बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज जिनके बीच में हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनकी सेपरेशन पे डिपेंड करता हो। हमने देखा कि Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के और Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। इसके केस में r इन दोनों मासेस के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है और इस केस में इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r। सो ये दोनों ही फोर्सेस इस r पे डिपेंड कर रही हैं, यानी कि इस सेपरेशन पे डिपेंड कर रही हैं। द सेंट्रल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज और टू चार्जेस। मतलब कि इन फोर्सेस को हम लिख सकते हैं F इज द फंक्शन ऑफ r, और वी कैन से दैट द फोर्स F इज द फंक्शन ऑफ r along with r कैप, ये डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट, सेंट्रल फोर्सेस की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस फोर्सेस का डायरेक्शन जो होता है इन्हीं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली या इन दो बॉडीज को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग होता है। क्या तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा या इधर होगा, मींस इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। सो दोनों ही फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट फर्दर सिमिलरिटी क्या है दोनों फोर्सेस में, कि दोनों ही फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस हम किन फोर्सेस को कहते हैं, कोई भी फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस फोर्स की कि अगर किसी एक पार्टिकल को
या किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है, तो उस ऑब्जेक्ट को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में हम जिस भी पाथ को फॉलो करें, वर्क डन सेम आना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में हम किसी भी पाथ से लेकर जाएं, हर केस में वर्क डन सेम आना चाहिए। सपोज कि इस ऑब्जेक्ट को हम ए से बी लेकर गए इस पाथ से, दिस इज पाथ 1, और इसके केस में हमने नोटिस किया वर्क डन W1 है। नेक्स्ट हमने स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया, ये पाथ 2 है, इसके लिए वर्क डन 2 हुआ, और ये पाथ 3 है, इसके लिए वर्क डन W3 हुआ। तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो हम देखेंगे कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, यानी तीनों ही केसेस में इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में सेम वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो वर्क डन है इस फोर्सेस के केस में, किस फोर्सेस, जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनके केस में उस फोर्स के अगेंस्ट हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर लेकर जाना है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उस फोर्स के अगेंस्ट में, जो भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं उस फोर्स के अगेंस्ट में, वो मैकेनिकल वर्क किसी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम किसी भी रास्ते से जाएं, इधर से घूमते हुए जाएं इस पॉइंट पे, तो भी वर्क डन सेम निकल के आ रहा है। यानी कि वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम कहते हैं पाथ। सो इस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे यानी ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। और डिटेल में समझने के लिए ये अर्थ है, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कि ये बॉल रखा है। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी सेंटर की तरफ इसको खींचता है, और इसी फोर्स से हम इस बॉल का या इस ऑब्जेक्ट का वेट कंप्यूट करते हैं, जो कि है mg। सो वेट क्या है? वेट एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वेट पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये बॉल अर्थ से किसी हाइट पे रखा होगा, किसी हाइट पे यहाँ पे रखा होगा, तो उस केस में अर्थ जो इस पर ग्रेविटेशनल पुल अपने सेंटर की तरफ लगाएगा, वो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू mgh, ये हाइट h है। सो हमने देखा कि ये वेट जो है वो h पे, यानी कि इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ना कि इसके पाथ पे। वेट एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वापस वो घूम करके अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आएगा, सो उस केस में टोटल वर्क डन 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया और ये h हाइट को अटेन किया। सो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने के लिए हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना होगा, जो कि इसके वेट के इक्वल होगा। W1 इज इक्वल टू mg एंड हाइट h। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। नाउ आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस नीचे आएगा, सो वो सेम पाथ को फॉलो करेगा। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? W2 विल बी पॉजिटिव ऑफ mgh। यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि इस केस में वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के फेवर में है, अगेंस्ट में नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल के डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लिया। जब ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हम इसका जब टोटल वर्क डन देखेंगे, इट विल बी W1 प्लस W2। सो W1 is minus mgh and W2 is plus mgh, so it will come out to be 0। सो हमने देखा कि इस केस में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, या फिर ये बोले हम कि कंजर्वेटिव फोर्सेस मैकेनिकल एनर्जीज को कंजर्व करके रखती हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, ना कि ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करता है इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट सिमिलरिटी है बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। दोनों ही फोर्सेस वैक्यूम में भी काम करते हैं। दो चार्जेस Q1 Q2 वैक्यूम में रखे गए हैं, यानी फ्री स्पेस में रखे गए हैं, तो भी इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, विच विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है, Q1 Q2 by r²। इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, अगर दो मासेस
वैक्यूम में रखे गए हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, विच विल बी Fg इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। सो ये तो अभी तक हमने सिमिलरिटीज देखी दोनों ही फोर्सेस में। नेक्स्ट हम डिससिमिलरिटीज देखेंगे दोनों ही फोर्सेस में। सो पहली डिससिमिलरिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि अगर चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस रखे गए हैं, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगा। लेकिन मासेस के केस में हमेशा फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ऑल द ऑब्जर्व्ड मासेस इन यूनिवर्स इज पॉजिटिव, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव मासेस पॉसिबल होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव भी हो सकता है, बट मासेस क्या है, पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव है। तो ये दोनों ही मासेस पॉजिटिव है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, कभी भी रिपेल नहीं करती हैं। अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए स्पेस टाइम कर्व को स्टडी करना पड़ेगा, जो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो स्पेस टाइम कर्व रीजन है जो ये बताता है कि क्यों दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, या फिर इनके बीच का फोर्स क्यों हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, while electrostatic force depends on the nature of the medium between the two charges. So हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जब फॉर्मूला लिखा तो हमने उसमें देखा था F is equals to G m1 m2 by r square, while electrostatic force is given by K q1 q2 by r square, जहाँ K क्या है 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आता है एप्सिलॉन नॉट, विच इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि हर अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है। ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए। अगर मीडियम कुछ और होगा तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि इसके फॉर्मूले में इस जैसा कोई भी टर्म नहीं है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज हमने किसी लेक में एक बॉल ड्रॉप किया, दिस इज लेक, इसमें हमने एक बॉल ड्रॉप किया। यहां तक तो बॉल बहुत ही तेजी से नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, और मीडियम यहाँ पर एयर है। जैसे ही बॉल पानी में आएगा हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि सडनली बॉल के फॉल होने की रेट डिमिनिश हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि बॉल बहुत ही धीमी रफ्तार से नीचे पानी में उतरेगा। सो डज दैट मीन दैट द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉल इज लेस इन वाटर? नो। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम यहाँ पे मीडियम इंक्लूड करते इसके फॉर्मूले में। हमने मीडियम इंक्लूड नहीं किया है, मतलब इस बॉल पे एयर में जितना ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही वाटर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सो द रीजन बिहाइंड कि बॉल पानी में जाते ही नीचे यानी कि पानी की तरफ बहुत कम स्पीड से जाता है बिकॉज ऑफ द बॉयंट फोर्स, क्योंकि ये बॉल बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है और बॉयंट फोर्स इस बॉल पर अपवर्ड की तरफ एक्ट करता है, कुछ ऐसे। इस पर यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और यहाँ पे अपथ्रस्ट या फिर हम जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। सो नेट फोर्स जो होता है वो कम होता है जो इस बॉल पे लगता है, जिसकी वजह से ये पानी में स्लोअर रेट से नीचे जाता है। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हर जगह सेम होता है, मीडियम वाटर हो, एयर हो, एनीथिंग। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा था कि जब मीडियम वाटर होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर फ्री स्पेस में एफ है तो वाटर में रिड्यूस हो जाता है बाई के, जहां पे के की वैल्यू होती है ये वाटर और यहाँ पे फ्री स्पेस जिसको हमने एयर लिख दिया, जहां के की वैल्यू है 80। सो वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गेट रिड्यूस्ड बाई 180 टाइम्स द फोर्स इन एयर। नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक पैथेटिकली वीक फोर्स है।
एग्जाम्पल के लिए हम बहुत ही सरल एग्जाम्पल है जो हम घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। सपोज हमने कुछ कागज के टुकड़े लिए, वी टुक पीस ऑफ पेपर्स, उसको हमने फ्लोर पे रख दिया, फर्श पे रख दिया, और एक कॉम्ब लिया हमने, उस कॉम्ब को हमने इलेक्ट्रीफाइड कर लिया बाय रबिंग इट विद आवर हेयर। इसको अपने बालों से रब किया हमने, नाउ द कॉम्ब इज इलेक्ट्रीफाइड। क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाइड है दैट मीन्स इट इज चार्ज्ड, और चार्ज्ड है तो ये क्या करेगा, इस न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। सो यहां से हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। सो वी कुड से दैट कि अर्थ पे फ्लोर पे ये पीस ऑफ पेपर्स रखे हुए हैं, तो अर्थ का भी कुछ मास है, अर्थ में और इस पीस ऑफ पेपर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना चाहिए, जो कि करता है। सो अर्थ अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल पुल से इस पीस ऑफ पेपर को खींच रहा है, और हम इस कॉम्ब को लेकर आए यहां पर, इस कॉम्ब को हम यहां लेकर आए जो कि चार्ज्ड है, और ये कॉम्ब इस पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। सो हम देखेंगे कि ये पीस ऑफ पेपर इजीली इस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थ से उठ करके इस कॉम्ब पे स्टिक हो जाएगा। तो यहां से ही हमें पता लगता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है कि इस पीस ऑफ पेपर और कॉम्ब के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जबकि आप अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अर्थ अपने पूरे मास से इस पीस ऑफ, जो कि नेग्लिजिबल वेट में, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसके बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है कि ये एक चार्ज कॉम्ब लेकर पास में लेकर आते ही इस पीस ऑफ पेपर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। सो यहाँ से क्लियर होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। सो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन। नेक्स्ट हम मैथमेटिकली देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर है, बट अभी हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इसको हम दो केसेस में पढ़ेंगे। पहला, हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्यूट करके इनको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम दो प्रोटॉन लेंगे, इनके बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्यूट करके उनको कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट केस स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पर नेगेटिव साइन बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले तो वो क्या होगा, G m1 m2 by r स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन r स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस का हम रेशियो ले लेते हैं क्योंकि हमें इनको कंपेयर करना है। सो Fe by Fg हम करेंगे K e स्क्वायर G, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। G की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे। Fe by Fg mod is equals to 9 × 10⁻9 K की वैल्यू हमने रखा 1.6 10⁻19 कूलम स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 10⁻11 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगी वैल्यू Fe by Fg will be 2.27 10⁻39 प्लस 39। यहां से हम देख सकते हैं Fe is equals to 2.27 into 10⁻39 into F of G, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट अगर हम दो प्रोटॉन्स के बीच में निकालते हैं तो यहाँ पर वही रेशियो क्या हो जाएगी, Fe by Fg विल बी Ke स्क्वायर बाय
जी, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। इसको जब हम वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.24 इंटू 10⁻36। सो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उन्हीं दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। सो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो क्योंकि ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस क्या होंगी, एक्सेलरेट होंगी बिकॉज ऑफ द फोर्सेस, या म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा इनकी वजह से, उसकी वजह से ये एक्सेलरेट होंगी दोनों ही चार्ज पार्टिकल। सो इनका हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी और प्रोटॉन का भी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। Ke²/r², K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2.3 10⁻⁸ न्यूटन। ये तो इनके बीच का फोर्स आ गया, और इसी फोर्स की वजह से दोनों ही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगी। So acceleration of electron due to mutual attraction with the proton will be given by F is equals to ma। यहाँ पे F E यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E के m की जगह हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी F by me। F यहाँ पे 2.3 10⁻⁻8 है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻31 kg, और ये न्यूटन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वैल्यू आई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 2.5 10⁻22 मीटर स्क्वायर। ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होगा, वी कैन राइट हियर AP इज इक्वल्स टू F बाई MP। F की वैल्यू थी 2.3 10⁻⁻8 न्यूटन, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg, जो कि 1.3 10⁻⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। सो हमने देखा कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट को या ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशनल फील्ड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर एक से ज्यादा चार्जेस रखे हैं तब हम किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दैट व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। ये लाइन मेन है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर स्पेस में एक से ज्यादा कई चार्जेस रखे गए, दिस इज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। सो सपोज किसी एक चार्ज Q3 पर हमें टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, या वी कैन से दैट ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q3 पर पहले हम Q1 की वजह से फोर्स निकालेंगे, Q2 की वजह से फोर्स निकालेंगे अलग अलग इंडिविजुअली, Q4 की वजह से निकालेंगे, Q5 की वजह से निकालेंगे, और इन सभी का हम वेक्टर सम कर देंगे। इन सभी चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स होगा उन सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर देंगे, और Q1 की वजह से Q3 पर जब हम फोर्स निकाल रहे होंगे तो हम बाकी चार्जेस को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये बाकी चार्जेस इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है, या इन चार्जेस की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कि अज्यूम कर लेंगे कि ये चार्जेस अभी के लिए यहाँ पर है ही नहीं। तब Q1 की वजह से कितना फोर्स होगा वो निकाल लेंगे हम। ठीक उसी तरीके से Q2 की वजह से Q3 पर कितना फोर्स होगा ये निकालते वक्त हम Q1 Q4 5 को भूल जाएंगे कि ये यहाँ पर नहीं है या इनका कोई इफेक्ट नहीं है इस पर।
इसी तरह से हम बाकी सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली Q3 पर फोर्स निकालेंगे और उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। हमेशा वेक्टर सम करेंगे क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ जाता है तो फोर्सेस निकालना इजी हो जाएगा मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर। कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करने के लिए हमने 3 चार्जेस का एक सिस्टम लिया, Q1, Q2, Q3, जहां वेक्टर R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम दिस ओरिजिन, वेक्टर R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन और वेक्टर R3 Q3 का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन। सो सपोज हमें इस Q1 चार्ज पर Q2 और Q3 की वजह से फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। सो क्योंकि हमें Q2 की वजह से इस पर फोर्स निकालना है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, वेक्टर R12, 1 से 2 वेक्टर। सो इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया R12। नेक्स्ट Q3 Q1 के बीच के डिस्टेंस को हमने नाम दिया R13। So according to Coulomb's law, force exerted on charge Q1 due to Q2 is force on charge 1 due to charge 2 will be 1 by 4 pi epsilon naught charge Q1 charge Q2 इनके बीच का डिस्टेंस R12 का स्क्वायर एंड यूनिट डायरेक्शन R12 कैप। और ये हमने यहाँ पर वेक्टर साइन लगाया क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि सभी चार्जेस हमने पॉजिटिव ले रखे हैं तो Q2 Q1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली 2 से 1 की तरफ। ये डायरेक्शन है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक वैसे ही Q3 Q1 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। So F12 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 स्क्वायर। R12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चार्ज Q1 का डिस्टेंस R1 फ्रॉम ओरिजिन एंड चार्ज Q2 का डिस्टेंस R2 फ्रॉम ओरिजिन। सो Q2 से Q1 की डिस्टेंस जो होगी वो क्या, R1 माइनस R2 होगी, जिसको हमने R12 लिखा था। सो R12 की जगह हमने R1 माइनस R2 लिख दिया है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R1 माइनस R2 वेक्टर Q, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2। ये मॉडुलस वैल्यू बताती है कि ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। मॉडुलस वैल्यू बताती है ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये नीचे वाला स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ मॉड। R12 कैप क्या है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये एक यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, फ्रॉम Q2 टू। सो ये तो हमने चार्ज Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स निकाला। अगर हम ऐसे ही अगर हम n नंबर ऑफ चार्जेस अज्यूम कर लेते हैं तो Q1 पे कितना टोटल फोर्स होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R12। ठीक वैसे ही Q1 पे चार्ज Q3 की वजह से R13 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R13 प्लस Q1 Q4 बाय R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R14 एंड फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Qn बाय R1n स्क्वायर एंड R1 कैप यूनिट वेक्टर। इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, समेशन Q1 जिस पर हम चार्ज निकाल रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द चार्जेस क्या है, इस Q1 को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये तो सेम है सभी टर्म्स में Q1। बाकी यहाँ पे हमने I लिखा, R1I स्क्वायर एंड R1I कैप, जहाँ I वेरी करता है 2 से n तक। ये है I, ये तो ये तो हमने डिस्टेंसेस के टर्म में लिख दिए। ये यहाँ पे हमने डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखा है। अगर हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिख देंगे, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 विल बी 1 by 4 pi epsilon naught, जो कि कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे Q1 Q2 R1 माइनस R बाय R1 माइनस R2 मॉड Q प्लस नेक्स्ट Q1 Q3 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, देन R1 माइनस R3, ये इसकी पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन हो जाएगा, बाय R1 माइनस R3 एंड फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस इसको हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 Qn R1 माइनस Rn बाय R1 माइनस Rn का क्यूब।
इस तरीके से हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कितना होगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो हमने देखा कि दो फोर्सेस आए थे, उन दोनों ही फोर्सेस के डायरेक्शंस कुछ ऐसे थे। ये F13 था और ये था F12। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते हैं। सो इन दोनों ही फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सपोज F है, वेक्टर F। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा लिया हमने, देन फोर्स F विल बी F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट है। सो यहाँ के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, तो वो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा F12 प्लस F2 की जगह पे F13 प्लस 2 F12 एंड cos ऑफ थीटा। सो इस तरीके से हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल करके टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 निकाल सकते हैं।